सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महवेश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, शहर कायद की सबसे पहले बात करेंगे। शहर कायद समेत अंदरूनी सिंध और मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम तो सुहाना है, मगर हमें ये नहीं भूलना कि किसी के लिए ये मौत का बहाना है। चूंकि मौसम बरसात का है तो अपनाने की चीज़ भी एहतियात है। गैर ज़रूरी घर से निकलने से गुरेज करें। बिजली की टूटी हुई तारों, टेलीफोन और बिजली के जो खंभे हैं उनसे दूर रहें और यकीनन मोहतात और एहतियात के साथ आप अपनी और दूसरों की कीमती जान बचा सकते हैं। क्योंकि सच बात तो ये है कि आप दुनिया के लिए महज एक फ़र्द हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए कुल कायनात हैं। तो एहतियात अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को अपने प्यारों के लिए खुशगवार बनाइए। नाज़रीन, एक बार फिर से विफाकी काबीना में रद्दोबदल की बाज़गश सुनाई दे रही है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो घर को जाएगा। अब देखना यह है कि कप्तान को किस खिलाड़ी की कारकर्दगी नजर आई और किसने अपनी जगह बरकरार रख पाई। बात करेंगे कप्तान के अहम खिलाड़ी यानी वसीम अकरम प्लस की, जिन्हें माइनस करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आखिर ये माइनस प्लस की खबरें कौन उड़ा रहा है और क्या चाह रहा है, इसके साथ साथ दीगर अहम मौज़ूआत पर भी बात होगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने पहले क्लिप की जानिब बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। आलमी वबा ने दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान भी मौशी तौर पर इंतहाई पीछे चला गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लगारी साहब, आखिर SOPs के तहत होटल इंडस्ट्री को क्यों नहीं खोला जाता? बाकी शोबे भी तो खोल दिए गए हैं। खोला जाना चाहिए, इसलिए कि होटल इंडस्ट्री से में ये तो पॉसिबल है ना कि SOPs पर अमल किया जाए। शॉपिंग मॉल से ज़्यादा आसानी से वहाँ अमल हो सकता है, मार्केटों से ज़्यादा आसानी से, सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा आसानी से, दीगर ऐसे मकामात पर जहाँ पर आप स्कूल खोलने जा रहे हैं तो वहाँ से तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ पर SOPs पर अमल हो सकता है। मतलब ये कि ये जो 5 स्टार और 3 स्टार या 5-4 स्टार होटल्स हैं, इनमें कौन सा ऐसा मसला है अगर इनको खोला जाए? मैं तो समझता हूँ कि उनको खोला जाना चाहिए। और फिर ये कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान एक बड़े अरसे के बाद इस काबिल हुआ था कि वो अपना एक नया चेहरा या वो चेहरा कि जिसे छुपा दिया गया था, जिसे दहशतगर्दी ने छुपा दिया था, आप उस चेहरे को दुनिया के सामने पेश करें। आप कागान को पेश करें, आप नीलम वैली को पेश करें, आप जो है वो सवात वैली को पेश करें, आप उशू दरिया को पेश करें, आप माऊ ढंड को पेश करें, आप दुनिया के हसीन मकामात हैं वो पेश करें, आप दुनिया को हमारी जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, आप इतने खुशनसीब हैं कि दुनिया की 8 बुलंद तरीन चोटियों में से 6 आपके पास हैं और आपको इतना कुदरत ने अता किया है। आप दुनिया को बुलाएं और दुनिया को अपना ये चेहरा दिखाएं। अवाम तो हमेशा से पुरअमन रहे, अवाम हमेशा से अमन पसंद रहे हैं और ये जो दहशत गर्दी थी वो किसी की चॉइस थी। अगर आप चॉइस नहीं रही है तो आप मेहरबानी करें, आप लोगों को आने दें, इंडस्ट्री को खोलें, SOP पर लोग अमल करें, लोग घूमें फिरें देखें। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, कौमी एयरलाइंस और जो निजी एयरलाइंस हैं उनके किरायों में भी काफ़ी कमी कर दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी मुसाफिर ट्रैवल नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, अगर होटल इंडस्ट्री खोली जाती है तो इसका फ़ायदा एयरलाइंस को भी होगा, लोग सफ़र करना शुरू करेंगे? पहले तो इस बात को ख़त्म करें ना जो आपके वज़ीर हवाबाजी ने क़यामत ढाई है पाकिस्तान की एयरलाइंस पर, जिस तरह से उन्होंने कहा है, झूठ बोला गया है पाकिस्तान के अवाम के साथ और इसलिए बोला गया पिटी मफादात थे, इस वजह से झूठ बोला गया और लोगों को धोखे में रखा गया, रियासत को धोखे में रखा गया, इदारों को धोखे में रखा गया, हर बात धोखे में रख कर बात की गई, इसलिए कि आपको इसको नीलाम करना था। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको नीलाम करना था, आपने इसके औने पौने दाम लेकर अपनी जेब में रखने थे और इससे लोगों को जो है वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी इज्जत को, मैं कहता हूँ दुनिया में किसी एयरलाइन के पास, बहुत कम एयरलाइन है जिनके पास ऐसा लाइसेंस मौजूद है। इस एयरलाइन को तो दुनिया की बड़ी एयरलाइन होना चाहिए था, अब भी हो सकती है, लेकिन अगर ये इंटेंशन ना हो, जो मन में चोर ना बैठा हो ना जिसने इसको बेचना है और इसके सौदा करना है और इसका माल खाना है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। एक एंकर के मुताबिक विफाक जब बढ़ता है तो उसके बाद विफाक बिल्कुल खाली हो जाता है, बल्कि माइनस में चला जाता है। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको क्लिप में दिखाते हैं।
नाज़रीन, अपोजिशन ने सेनेट में एक आईनी तरमीम की कोशिश नाकाम बना दी, जो कि कौमी मालियाती कमीशन के बारे में थी। लगारी साहब, विफाकी हुकूमत का मसला क्या है? 18वीं तरमीम मसला है या फिर NFC अवार्ड? इसलिए कि वफाक अपने बारे में बताया, ये जो एंकर साहब फरमा रहे हैं, बुकरात बने हुए हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े बुकरात, जो हमेशा पाकिस्तान की जमहूरियत के पीछे डंडा लेकर पड़े होते हैं। पिछले 30 साल का इनका रिकॉर्ड यह है कि हमेशा जब भी जमहूरियत हुकूमत होती है, ये उसके पीछे ऐसे पड़े होते हैं कि जैसे जमहूरियत इनकी ज़ाती दुश्मन है, इसके ख़ानदानी दुश्मनी है जैसे जमहूरियत के साथ। इस तरह का इनका तर्ज अमल होता है। और अब भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को जिस चीज़ ने मजबूत किया है, जिसके मुस्तकबिल को महफूज किया है, वो 18वीं तरमीम है। पाकिस्तान के तमाम सूबों को मुतमैन करने की कोशिश की है, तमाम सूबों को उनके जायज़ वसाइल दिए गए। वफाक अब बताए ना, वफाक जब दुगना तमाम सूबों के मजमूई बजट से भी दुगना जब उसने नहीं करना है, तो फिर उसने क्यों खोल रखे हैं इस तरह के इदारे जो सूबों के पास हैं? अब क्यों इनका फूड प्रोसेसिंग के नाम पर एक इदारा क्यों चल रहा है, फिर एजुकेशन के नाम पर एक इदारा क्यों चल रहा है? और ऐसे बहुत से इदारे, 47 सब्जेक्ट जो वफाक से सूबों को मुंतकिल हुए थे, तो वफाक ने वो अपने पास क्यों रखे हुए हैं अब तक? और उनका बजट क्यों रखा हुआ है अपने पास? वापस करें, वो दे दें, ना नीचे दे दें, और कोई और तरजीहात में खर्च करें। ना सूबों को दे रहे हैं, ना अपने तौर पर खर्च कर रहे हैं, खामखा महकमे पाल रखे हैं, लोगों को पाल रखा है, और वहां पर करप्शन हो रही है, और सारे के सारे करप्शन की वजह से पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। और ऐसे बुकरात बैठे हुए हैं जनाब कामरान खान जैसे, जो भाषण देते हैं, और 18वीं तरमीम कयामत है, और NFC अवार्ड कयामत है, और फला चीज कयामत है, और पाकिस्तान बहरान में है, पाकिस्तान खतरे में। सब गलत बात है, टोटल गलत बात है। और इस तरह की बात पाकिस्तान के वफाक के साथ खेलने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान के सूबों के हक के साथ खेलने के मुताबिक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटेंशनली ऐसा करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, और उन तमाम लोगों को मुश्तल करना चाहते हैं जो सूबों के जायज हकूक के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं, जदोजहद करते रहे। लेकिन लगारी साहब, NFC अवार्ड पर तनाज़ा आखिर पैदा क्यों हुआ? कोई पर तनाज़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वफाक ने रिसोर्सेज देने हैं सूबों को, और वो देने का उसका ये वो बनता है, जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है। और वफाक करता क्या है? वफाक के पास कौन से ऐसे काम है? एजुकेशन उसने नहीं करनी है, हेल्थ उसने नहीं करनी है, और पाकिस्तान को सोशल सर्विसेज उसने नहीं देनी है। कौन सी ऐसी कयामत है? वो जाकर कर्जे किस लिए लेते हैं? एक एक दिन में आपका खर्चा करोड़ों रुपए में कैसे होता है, एक एक सेक्रेटेरिएट का या एक एक जगहों पर? ऐसे क्या क्यों दफातर खुले हुए हैं जिन दफातर की वफाक में जरूरत ही नहीं है, जो डिवाल हो गए हैं, जो वफाक में डिवाल हो गए, उनके फंड्स भी डिवाल होने चाहिए ना, वो हो नहीं रहे। अब भी जब आप बजट बनाते हैं, बेशक खसारे का बजट होता है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम सूबों के मजमूई बजट से भी कई गुना ज्यादा बजट होता है, तो ये तो कोई सूरत हाल। लगाई साहब, इस बात पर हुकूमत का और अपोजिशन का इत्तेफाक कैसे मुमकिन है? कैसे होगा? जहन से ये बात निकालनी होगी कि हमने एक खतरनाक किस्म की मरकजियत कायम करनी है। जहन से ये बात निकालनी होगी कि पाकिस्तान में भादानी तर्ज हुकूमत कायम करना है। जहन से ये बात निकालनी होगी कि हमने पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर नहीं, उनके जो है रूहों पर और उनके जिस्मों पर राज करना है, सल्तनत बनानी है। इस बातें जहन से निकालनी होंगी, और पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचना होगा, बाहर के लिए नहीं सोचना होगा। और आपको जो बड़े बड़े मालियाती, आलमी मालियाती इदारे हैं, उनके मफाद के लिए नहीं सोचा होगा। आपको सुपर पावर्स के मफादात को नहीं सोचना है, आपने पाकिस्तान के अवाम के मफादात को सोचना है। अगर ये सोचना है तो फिर आपको डिलीवर करना होगा, वफाक को डिलीवर करना होगा। वफाक के यहाँ जितनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ होती हैं, उतनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ तो कोई सूबे करते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने वाली हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको क्लिप में दिखाते हैं। वफाकी काबीना में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। लगारी साहब, गैर मुंतखब लोग कौन कौन हैं जो कि जा रहे हैं? ओहो, आप लिस्ट तो निकालें, मुशीरों की लिस्ट तो निकालें, मुआवनीन खसूसी की, तर्जुमानों की। इतनी बड़ी लिस्ट है, पाकिस्तान का कितना बड़ा खर्चा इस पर उठ रहा है, इतने, और ऐसे लोग भर्ती किए हुए जिनकी कोई जरूरत नहीं है। कौन सा कारनामा अंजाम दिया जुल्फी बुखारी ने, कौन सा कारनामा अंजाम दिया मोईन यूसुफ ने, कौन सा कारनामा अंजाम दिया गैर मुंतखब लोगों ने? और वो जो हमेशा आते थे हेल्थ की तरफ से, एक डॉक्टर साहब आते थे, उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? जफर मिर्जा साहब ने, और बहुत से बैठे हुए हैं। यहाँ जो आते हैं, एक भाषण दिया करती थी हमारी मोहतरमा, वो कौन सा कारनामा अंजाम दिया? आखिर खुद ही निकालना पड़ा था। और ऐसे बहुत से, क्या आपने सिर्फ अपोजिशन को और पाकिस्तान के अवाम को धमकियां देने के लिए तर्जुमाने की फौज रखी हुई है कि जनाब उनको जो है पाकिस्तान के लोगों को हमेशा डराते रहना है, और आप जो है अपना लोगों को सिर्फ एक इस बात के लिए आप सारा खर्चा करते हैं कि
कि जनाब लोग खौफजदा रहें और आपके क्रोनीज जो हैं वो करोड़ों में खेलें। ये पहली हुकूमत है, पहला वो ऐसा हो रहा है कि जो लोगों के बारे में सोचने की बजाय करोड़पति और अरबपति लोगों के बारे में सोचती है कि जनाब अच्छा इस बहरान आ गया तो इन करोड़पति लोगों के खजानों में और करोड़ कैसे डाले जाएं और अरबपति लोगों के खजाने में और अरब कैसे डाले जाएं। कभी पेट्रोल की तरफ देखते हैं, कभी किसी और तरफ की देखते हैं। अब मैं गैर मुंतखब लोगों की जो एक अंबार है ना, एक फौज जफर फौज है। कौन है नदीम बाबर साहब, कौन है रजाक दाऊद साहब, कहाँ से आए हैं ये लोग, किस सियासत से आए हैं, कौन से सियासी दरवाजे से घुस कर आए हैं। जो सियासी लोग हैं वो तो इमरान खान का जिन लोगों ने वोट दिया था तो वो तो दरबेदर हैं बेचारे, उनको तो कोई रसाई नहीं होती है। वो सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर MNAs हजरात के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए हैं। कहाँ की बातें हैं, किस तरह की बातें हैं। जो लोग मुंतखब 2-4 बैठे हुए हैं वो भी अपना एक बैकग्राउंड रखते हैं। एक याह्या खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनके बेटे जो हैं वो सल्तनत चला रहे हैं, वो मुल्क चला रहे हैं। लगता यह है कि वही मुल्क उनके पास आ। लेकिन लगारी साहब, ऐसा करने से आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे? भाई किंग्स पार्टी का यही अंजाम होता है। उससे पहले की किंग्स पार्टी, आपको पता है कोई कन्वेंशन लीग थी, उसने मुल्क पर हुकूमत की। आपको पता है कोई रिपब्लिकन पार्टी थी, भाई किंग्स पार्टी बनाई जाती है। काफ लीग थी, ये किंग्स पार्टी है। इसका भी यही होगा, जब ये चली जाएगी तो लोग पूछेंगे भी नहीं, किसी को याद भी नहीं होगा कि ये भी कोई पार्टी थी मुल्क के अंदर हुक्मरानी करती थी। ये सूरत हाल है। लेकिन लगारी साहब, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है? आपको लगता है अपोजिशन कोई प्लानिंग कर रही है, उनकी प्लानिंग कारगर साबित भी होगी? अपोजिशन एक वहमे का शिकार है, एक ज़हनी खलफशार का शिकार है और एक शराब के पीछे भागने के अमल का शिकार है। अच्छा। और एक जगह बैठ नहीं रही है। एक लाइन ली जाती है, फिर अगले दिन वो लाइन जो है टो नहीं की जाती है, उस लाइन से हट जाती है। अपोजिशन के अंदर दाखिली बहरान बहुत हैं और अपोजिशन के लोग भी वो देखते हैं कि हमें कब इशारा मिलता है। वो यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि कहाँ से इशारा आता है, कहाँ से सिग्नल मिलता है। उन्होंने अपने ट्रांसमीटर खोल रखे हैं। ये यहाँ एक ट्रांसमीटर लगा है, खुला हुआ है कि कभी सिग्नल आएगा, कभी वो बुलाएगा, कभी हम जाएंगे, कभी जाकर पेश हो जाएंगे। वो इक़्तिदार हमें इनायत करेंगे, इक़्तिदार अपने पास रखेंगे, थाली हमें देंगे। थाली में कुछ नहीं होगा, बस हम लेकर बैठे रहेंगे। थाली हमारे पास है, इक़्तिदार की थाली में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आपको लगता है सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा? आई थिंक सो। इसलिए कि मासस को कुछ नहीं मिल रहा है, मासस को कुचला जा रहा है। मासस को आम आदमी की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है। आप उठाकर तो देखें किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, ऐसे हीनियस क्राइम हो रहे हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोचे तक नहीं थे कि क्या इस तरह के क्राइम होते हैं। आप सिंध के एक एक गांव में जाकर देखें, आप चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा, ये रिपोर्ट नहीं होते हैं। जो अखबारात थोड़ा बहुत रिपोर्ट करते हैं, कभी उन अखबारात को देखेंगे किस तरह के संगीन जराइम हो रहे हैं। और जराइम के पीछे इकनॉमी होती है। जब इकनॉमी बदहाल हो जाती है तो फिर जराइम, पैसा जुर्म बन जाता है और दौलत जुर्म बन जाती है। लोग इस दबाव का शिकार है, इस प्रेशर का शिकार है और इस वजह से क्राइम हो रहा है। इसलिए कि करोड़पति को मजीद करोड़पति, अरबपति को मजीद अरबपति किया जा रहा है और जो कंगाल है उससे जेब से छीना जा रहा है कि लो पेट्रोल की मद में, आटे की मद में, फलां चीज की मद में, इस तरह से हर चीज, चीनी की मद में उठाओ, हर चीज जो है वो उठाकर लेकर जा रहे हैं। माफियाज को नवाजा जा रहा है। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़े की कुछ बात कर लेते हैं। भारत को एक और बड़ा धचका लगा है। ईरान ने भारत को चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। आपको इस हवाले से हम क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन इस पर बात करेंगे। लगारी साहब, भारत को बहुत बड़ा धचका मिला है। ईरान ने भारत को चाबहार प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। मसला ये भारत है, ने सबसे बिगाड़ी हुई है। मसला ये है कि भारत बड़ा गेम खेलने के चक्कर में है कि जी हम इधर भी खेलें। हम इंडिया को जो कभी एक सोवरेन स्टेट हुआ करता था उसको, या कुछ दिनों के लिए एक नुमाइशी था, उसको हम किसी की गुलामी में भी दे दें, हम मंडी भी बना लें, हम 80 करोड़ लोगों की मंडी बनाकर खोल दें कि आइए यहाँ से, आइए माल पाइए, ले जाइए, हमारी दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों में अपना माल रखिए, बेचिए, चले जाइए। और इधर से हम एक बड़े प्रोड्यूसर का, दुनिया का जो बड़ा प्रोड्यूसर है, हम उसके साथ जंग भी करें, लड़ाई भी करें, चीन को आंखें भी दिखाएं। अब चीन, ईरान ये गए हैं एक पेज पर गए हैं, तो यहाँ इंडिया का क्या काम है? ऐसा ही है। अब तो ये पाकिस्तान में अगर अहल लीडरशिप होती तो इस चेन में चली जाती।
मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ना जो इंडिया को लेकर बैठा है अमेरिका, वो आपके साथ क्यों बात करेगा, किस लिए बात करेगा? हमारे यहाँ क्लिप भी दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को, क्लिप के बाद इस पर बात कर लेते हैं। क्लिप आपने देखा लगाई साहब, ईरान और चीन की जो कुर्बत है वो अमेरिका और भारत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई ऐसा हुआ है। भारत तो यहाँ पर यह लगाया बैठा था कि मैं चाबहार से मैं एंट्री दूंगा सेंट्रल एशिया की तरफ। मैं जाऊंगा अजरबैजान, मैं जाऊंगा तुर्कमेनिस्तान, मैं जाऊंगा कजाकिस्तान, मैं जाऊंगा ताजिकिस्तान, और इस तरह इन तमाम मुस्लिम रियासतों के अंदर जाकर बड़ा धंधा करूंगा, कारोबार करूंगा, और यहाँ से मैं जो है धन कमाऊंगा। ये सोचकर इंडिया जो है चाबहार में कर रहा था। चाबहार चीन के साथ वो चाबहार को लेकर जा रहे हैं। चाबहार ये जो है 400 अरब की, हमारे यहाँ 45 अरब की, या कोई लोग कहते हैं 50 अरब की इन्वेस्टमेंट अगर सीपैक में हुई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, और ये 8 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है चाबहार का ग्वादर प्रोजेक्ट से। अब ये जो है, अगर आप इसके साथ एसोसिएट होते तो ये दरवाजे आपके लिए भी खुलने हैं। आप चीन के साथ हैं तो क्यों नहीं आप जाते हैं ईरान के साथ, कहते हैं आप ईरान के साथ मिलकर क्यों नहीं? ईरान ने भी तो पाबंदियों का मुकाबला किया है, ईरान ने भी तो सख्तियों का मुकाबला किया है, ईरान ने भी तो मुश्किलात का मुकाबला किया है। जब ईरान के लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जो है, इंडिया चला गया है वाशिंगटन के पास, जाकर गिरवी रख लिया अपने आप को। आप भी रखे हुए, हमें भी जरा थोड़ा सा इसमें शामिल कर लीजिएगा। जहाँ इंडिया को आप बिछा रहे हैं, एक छोटी सी कुर्सी रख दें, हम भी उसमें बैठना चाहते हैं, अच्छी तरह से आपके पास बैठेंगे। ओ भाई छोड़ें आप, अमेरिका आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो आपको डिक्टेशन भेजता है, एक के बाद दूसरी डिक्टेशन। लो जी अब इस पर अमल करो, लो जी अब इस पर अमल करो, लो जी अब इसको मार दो, लो जी अब इसको छोड़ दो, लो जी अब आप हमें अड्डे दे दो, लो जी आप हमें इंटेलिजेंस दो, लो जी हमें आप सारे का सारा कुछ हमारे हवाले कर दो, अच्छा लो जी, वरना हम आपको खंडर बना देंगे, हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे। ये सारी बातें क्या ये मुमकिन थी उस वक्त जब आपने सब कुछ ले लिया था? नहीं करना चाहिए था आपको। अब भी गैस पाइपलाइन को लाना चाहिए, अपने बड़े मसाइल हल हो जाएंगे आप। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। अब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शहर कायद के मसाइल की, जो कि बारिश के बाद इंतहाई मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं, और शहर कायद के बासियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं कराची की, जहां पर आज दूसरा रोज़ है और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश थी, और उसके बाद हमने देखा कि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। इसके साथ साथ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अभी तक जगह जगह पानी खड़ा है। लगारी साहब, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, कराची में जब भी बारिश होती है ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आखिर कब बदलेगी इस शहर की किस्मत? शहर की किस्मत उस वक्त बदलेगी जब लोग ओनरशिप लेंगे। बेचारे लोग वोट देते हैं, कामयाब कराते हैं, और घरों में बैठे होते हैं, जो मुंतखब होते हैं वो ऐश करते हैं, मज़े करते हैं, उनका परवाह नहीं होती इस बात की, उन्हें और बहुत से काम होते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। और ना तो सिटी गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है जो शहर में है कॉरपोरेशन, ना सूबाई हुकूमत इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि देखें तो सही यार शहर की हाल क्या हो गया है, उस तरफ तवज्जो दें। और ना ही वफाक को तो परवाह ही नहीं है, और उसने इस पर करना भी नहीं है। वफाक को सिर्फ रोना है 18वीं तरमीम का, और कुछ नहीं करना है। वफाक ने ये सोचना है कि पाकिस्तान के सूबों को दिए गए वसाइल में से किस तरह वसाइल सारे छीन कर वापस एक जगह पर जमा कर दिए जाएं और मर्जी से खर्च किया जाए। और ये हुआ। मुझे शिकायत है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ सारे का सारा जो डेवलपमेंट थी, फेडरल बजट जो होता था 11 खरब का फेडरल बजट में से 7.5 खरब जो है सिर्फ लाहौर शहर पर लगाए जाते थे। ये तो कोई बात ही ना हुई। आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों को देखें, ये शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है, आपका सबसे बड़ा आपको रेवेन्यू देता है। और आपने जो बाहर रेवेन्यू लेकर गए हैं, यहाँ चूनिया में आपने पोर्ट बना दी, सियालकोट में आपने पोर्ट बना दी, लाहौर में आपने पोर्ट बना दी, गदूनामला में ये पोर्ट बना दी, और शहरों में पोर्ट बना दी। आपकी खुश गोदियाँ बनी हुई हैं, खुश पोर्ट बने हुए हैं, और वहाँ से अब टैक्सेशन होती है। वो भी तो कराची की वो है ना, टैक्सेशन है, वो तो माल तो यहीं से जाएगा ना, इस पोर्ट से जाएगा, फिर आप जहाँ भी चाहें जा लें, और जाकर कराची के ताजिर जाकर दूसरी
ड्राई पोर्ट्स पर जाकर अपना माल छुड़वाते हैं। ये सूरत हाल है। उसके बावजूद कराची का रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन कराची पर खर्च नहीं किया जाता, इसलिए कि कराची पर खर्च करने से कुछ पेट में दर्द हो जाएगा। इस तरह की सूरत हाल होती है। बिल्कुल ऐसा है। लगाई साहब, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मरकजी टीम का इजलास हुआ। ईद उल अजहा के हवाले से SOPs के तहत मवेशी मंडियां लगाने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन लगाई साहब समझ नहीं आ रही किस तरह से ये बनाएंगे मवेशी मंडियां, क्या SOPs बनाए जाएंगे, किस तरह कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा? कोरोना से कहा जाएगा कि वो मवेशी मंडियों से दूर रहे। वार्निंग लेटर, बैनर, वॉल चेकिंग होगी, बैनर बनाए जाएंगे, पम्फलेट बनाए जाएंगे, पोस्टर बनाए जाएंगे और कोरोना से कहा जाएगा कि खबरदार इधर मवेशी मंडी की तरफ रुख नहीं करना है, और वरना यहाँ पर जो है हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो उसके जो है लोग आ जाएंगे और कोरोना को पकड़ कर बाहर निकालेंगे। इस तरह के मेरे ख्याल में पोस्टर छापे जाएंगे या बैनर छापे जाएंगे या इस तरह के ऐलान। बिल्कुल वैसे जैसे बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में यही कुछ हो रहा है ना। आपने देखा है कोई एक बंदा भी SOPs की पाबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। और यही बात हम पहले कर रहे थे यार, होटल इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो ये तो हो तो सकता है ना कि जो लोग कमरों में रह रहे होंगे, आप अगर कोई लोग काम से आते हैं यहाँ पर और उसको होटल रहने के लिए नहीं मिलता है और बेचारे धक्का खाते हैं, अगर यहाँ होटल होगा तो होटल में कमरे में वहाँ कौन सा आपको सोशल डिस्टेंसिंग होगी, लोग अपने अपने जगहों पर रह रहे होंगे। यहाँ पर खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लिए भी यही होगा कि आराम से बैठकर वो जो है इस पर अमल करते हुए, SOP पर अमल करते हुए वो कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ पर अमल बिल्कुल नहीं होता है वो इलाके खुले हुए हैं। अब तो मंडी भी खुल रही है, होटल नहीं खुलेंगे। ठीक है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, आपको क्या लगता है, क्या समझ आती है आपको? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मरकजी टीम का इजलास तो हुआ है और मवेशी मंडियों के हवाले से SOPs बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन सर किस तरह से ये SOPs बनाए जाएंगे कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि मवेशी मंडियों में ज़ाहिर है लोग जाएंगे और पूरी पूरी फैमिलीज जाती हैं जानवर लेने के लिए, तो ये किस तरह कंट्रोल होगा? अच्छा, पहली बात यह है कि जो नेशनल कंट्रोल एंड कमांड जो ऑफिस कह रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो दुरुस्त हकायक पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। वैसे मैं लाहौर का आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ ग्रेवयार्ड का जो कब्रिस्तान का जो डाटा है, पिछले साल 1740 संवात हुई थी लाहौर में जून के अंदर, और इस साल जून के अंदर 3700 से ऊपर अमवात हैं। 2000 का तकरीबन फर्क है। तो ये एक शो कर रहा है कि क्या है एक्चुअल, और ऑफिशियल फिगर 481 की, यानी ये बता रहा है कि एक्चुअल सूरत हाल नीचे ग्राउंड पे क्या है। दूसरी बात ये है कि आप वो ट्रंप ने कहा था, मैं इनको कहता हूँ कि कुछ ये ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है, उसके हुक्मरान है जिसमें इमरान खान भी आते हैं, बोरिस जॉनसन है, मोदी है, ब्राजील का सदर है, फ्रांस का सदर है, ये सारे इसराइल। डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेंगे आप? जी, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेंगे? वो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट, उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी बात है। जी जी। तो ये जो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है उसका वो मसलन ट्रंप ने कहा कि आप इसके कम कर दें, टेस्ट कम कर दें, नो टेस्ट नो केसेस। अब दूसरी स्पाइक उधर आ गई है और एक बहुत खतरनाक अमल शुरू हुआ है। ईरान के अंदर सेकंड स्पाइक आ गई। पाकिस्तान के अंदर ये गलत इदाद-ओ-शुमार अभी भी जो है वो 17-18% हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं उनके आ रहे हैं, और आपने टेस्ट आधे से भी कम कर दिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं टेस्ट कम हो गए तो ये हो गया, तो ये हो गया है। आपके अस्पतालों में एक मसला जॉली साहब, कराची में एक बड़ा मसला है। कराची में 2 रोज से बारिश हो रही है, उससे पहले 3 दिन का एक स्पेल आया था, अब जो है नया स्पेल आया है कल से, और शहर की पूरी वही हालत है। सड़कें जो हैं वो नदियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पर बिजली तो वैसे ही वफाकी वज़रा यकीन दहानियों के बावजूद बिजली नहीं दिलवा सके हैं। लेकिन जो शहरी हालत है, यहाँ पर शहरियों को पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, यहाँ पर नहरें बह रही हैं, यहाँ कश्तियाँ नहीं मिलती हैं, इस तरह के मसाइल हैं। और इसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी हद तक आपकी जमात पर भी होती है ना, कि आप यहाँ पर सूबाई हुकूमत तो आप ही की है। नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है लुगावी साहब। लेकिन मैं चूंकि जब भी बात करता हूँ किसी इशू पे, जो मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसको कबूल करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कराची का असल प्रॉब्लम क्या है? जब आप अपने बंदे ही ठीक नहीं गिनेंगे, जब आप कहेंगे कि इस शहर की आबादी जो है वो 1,25,00,000 है, तो आप कैसे इसको ठीक कर सकेंगे? पहली बुनियादी बात यह है कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। आप 1,25,00,000 के मुताबिक आप अरेंजमेंट्स करेंगे ना,
लेकिन एक्चुअल जो आबादी है, जो फिजिकल वहां पे लोग रह रहे हैं, वो तो इतने हैं। एक बात। दूसरी बात, कराची का प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डील करना है सेंटर ने। सिंध गवर्नमेंट बैठी है, फिर जो केएमसी बैठी है वो किसी और जमात की है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिस कॉन्फ्लिक्ट को मैं समझता हूं कि एक तयशुदा इस कॉन्फ्लिक्ट का तो लोगों को फायदा होना चाहिए था, और इस तनव्वो का, इस इख्तलाफ राय का कि 3 मुख्तलिफ पार्टियां, वफाक एक पार्टी के पास है, सूबा एक पार्टी के पास है और शहर एक पार्टी के पास है, इसका बेनिफिट होना चाहिए था शहरियों को। शहरियों को तो उल्टा नुकसान हो रहा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। नुकसान इसलिए हो रहा है, नहीं नुकसान इसलिए हो रहा है, एक तो इन्होंने को पैसे रिलीज किए, मैं समझता हूँ लेट रिलीज किए, उनको पहले रिलीज करना चाहिए था। लाहौर के अंदर भी परसों बारिश हुई है, लाहौर के अंदर 2 मोरिया, एक मोरिया पुल, वहां पे गाड़ियां डूबी हुई हैं, लाहौर के अंदर भी यही कैफियत है। लेकिन कराची के 2 मसले हैं, एक तो जब मैंने आबादी की बात की, दूसरा ये इशू, मतलब मैंने डिफेंस देखा है, डिफेंस तो किसी ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना एमकेएम के, वहां पे भी डूबा हुआ है। मैंने केपीटी जो वहां पे वजीर हैं अली जैदी साहब, उनके एरियाज भी देखे, वहां पे भी डूबे हुए हैं। सो कराची के जो इश्यूज हैं, इनको मैं समझता हूँ कि इनको पहले बैठना चाहिए और आइंदा भी बारिशों में ये 1 मई को बैठे। एक दूसरी, जब कराची के अंदर तेज बारिश और हवा आती है तो समंदर भी पानी लेना बंद कर देता है। ये एक और कराची में तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं ये मिलकर क्यों नहीं बैठते हैं? अगर ये वफाक, सूबा और कराची शहर की, अगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मिलकर बैठें और सोचें कि शहर के मसाइल को कैसे हल किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ये होना चाहिए, ये मेरी भी ख्वाहिश है, मिलकर बैठे। आपको याद होगा बिलावल साहब ने तो पेंडेमिक पे, ये इस वबा पे, कोरोना पे भी ऑफर की थी कि हम बिल्कुल मिलकर बैठकर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको याद होगा उसका रिस्पांस क्या आया, 20-21 दिन बिल्कुल एक लफ्ज नहीं था जो पीपल्स पार्टी की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से, फिर वो वजीरों को छोड़ा गया, जो उसके नतीजे में हुआ। और पिछले साल वो अली जैदी साहब आए थे नाले साफ करने, और वो जो हालत है, बिल्कुल आपकी तजवीज़ ठीक है, तीनों को बैठना चाहिए और यही सोल्यूशन है अल्टीमेटली। अच्छा, एक और मसला ये है कि शहर में, न सिर्फ कराची शहर में बल्कि तमाम शहरों में होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है। अगर एसओपी पर अमल हो सकता है बाज़ारों में, अगर एसओपी पर अमल हो सकता है शॉपिंग मॉल्स में, अगर मवेशी मंडियों में एसओपी पर अमल हो सकता है, और अगर बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ में एसओपी पर अमल हो सकता है, तो फिर क्या वजह है कि बड़े होटल्स में वहाँ पर एसओपी पर अमल नहीं हो सकता? इसलिए कि वहाँ के वर्कर तो बेरोज़गार हो गए हैं, वहाँ तो उनके लिए अब बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है। जो वर्कर्स हैं, जाहिर है जो मालिकान हैं वो तो कुछ अरसे तक चल सकेंगे, लेकिन कारोबार तो बंद पड़ा हुआ है, होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो इसके सिलसिले में आप कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है, बाकी जगहों पे भी यही सूरत हाल है। इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे मुझे एक प्राइवेट स्कूल वाले ने कहा कि हम तैयार हैं एसओपी में, तो मैंने कहा आपके पास तो 100 बच्चा एक क्लास में बैठा होता है, तो वो तो फिर उसने मुझे कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे अगर एक क्लास को मैं पूरे स्कूल में बैठाऊं जो एसओपी है, तो शायद फिर भी वो एक क्लास पूरी ना है। तो ये इश्यूज हैं, अभी ये चलेंगे, इसको देखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कोई एसओपी के तहत, एसओपीज के तहत इसको बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए। एसओपीज बनने चाहिए। हमें ब्रेक की जानिब यहाँ पे बढ़ना है और नाज़िम हम वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले बिजली का झटका, फिर गैस बॉम्ब और उसके बाद अब आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। चौधरी साहब, लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में भी 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ये हुकूमत आखिर क्या कर रही है? क्या गरीब से जिंदा रहने का हक भी छीन लेगी? नहीं, वो तो छीन चुकी है। देखिए, इनका अलमिया ये है कि ये जिसमें हाथ डालते हैं वो क्राइसिस को और गहरा कर देते हैं। ये हल करने गए थे क्राइसिस, आपको याद होगा, चीनी का, तो इन्होंने 20 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, उससे शुरू किया था, फिर वो 35 रुपए ज्यादा हो गई। फिर आटे की कीमत, फिर आटे का वो हो गया ज्यादा।
फिर पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का मसला हल करने गए थे, उसमें 25 रुपये इजाफा हो गया। फिर गैस का मसला हल करने गए थे, गैस की कीमतें डबल हो गई। दवाइयों का मसला हल करने गए थे, दवाइयों की कीमतें 200 से 500% इजाफा हो गया। अच्छा, अब ये आटे की हालत ये है कि कीमतों का ये कीमतों लाहौर में 68 रुपए किलो हो गया है। ये 68 कीमतों की रुपए गलती किलो। है या हुकूमत की गलती है? कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं या हुकूमत कुछ करती है? नहीं, हुकूमत के अंदर बैठे लोग जो हैं वो बाकायदा इसके हिस्सेदार हैं सारे। आप आटे का देख लें, आप चीनी में देख लें, 53% लोग हैं जो शुगर के अंदर बैठे हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, जिसमें तरीन का 22% है, जिसमें रहीम यार खान ग्रुप जो खुसरो बख्तियार का उसका 12% है, जिसमें हमायूं खान है, जिसमें दरीश शेख साहब हैं, जिसमें तांतलियां वाला है। ये सारे के सारे इस वक्त तो हुकूमती इत्तेहाद में बैठे हैं। फिर इसी तरह से आटे का, अगर अलीम खान को आप पंजाब का खुराक का मिनिस्टर बनाएंगे तो उसके बाद आटे का क्या होगा? फिर यही इसी किस्म के सारे हैं। अभी तो फिर नए स्कैंडल्स, ये इसका स्कैंडल आ गया है 118 अरब रुपए का, ये जो वो जाली डिग्री वाला और 200 अरब डॉलर वाला वजीर है, उसका आ गया है। अब एक के बाद जिसको हाथ लगाओ वहां से पता चलता है यहाँ से एक और तमाशा निकल रहा है। तो ये जानबूझकर कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में सुना KESC की जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला क्या हुआ है कि ठीक है आप बतदरीज बढ़ाएं बिजली की कीमतें, एकदम ना बढ़ाएं। क्या मतलब आपका? पहले थोड़ी कम है जो अब आप और बढ़ाने जा रहे हैं बिजली की कीमतें कराची के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त किया। एक बहुत ही दिल ख़राब करने वाली ख़बर है मेरे पास, आपने भी सुनी होगी। खैरपुर से उस्ताद जो कि ट्यूशन सेंटर में बच्चे आते थे उनको ज़्यादती का निशाना बनाता था, इसके अलावा उनको तरबियत देता था इस तरह के कामों की, हम जिन्स परस्ती की और इस सब की। लगाई साहब, अगर उस्ताद ही इस तरह का काम करेंगे तो इंसान भरोसा किस पे करेगा? बहुत ही शर्मनाक। मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 2 रातों से मैं सो नहीं सका हूँ। ये जो अलमिया है ये हमारी सोसाइटी का कि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक उस्ताद, एक बच्चों को पढ़ाने वाला किस कदर हीनियस। मैं अभी भी जराइम की बात कर रहा था। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में जराइम जो होते हैं वो डेस्परेटी की वजह से आते हैं। वो इस बात से आते हैं कि सोसाइटी साफ़ी हो रही थी, सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं मिलता है, सोसाइटी के अंदर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा नहीं मिलती है और मजलूम को चुप रहने के लिए कहा जाता है। और अब भी यही सूरत हाल है कि वो चूँकि एक ऐसी बिरादरी का है जिसके बारे में उसका ख्याल है कि मुझे बचा लिया जाएगा और पुलिस का दावा है कि जी हमने उसको पकड़ा है, जबकि उसने जाकर ख़ुद सबमिट किया अपने आप को वहाँ जाकर इसलिए कि उसके बड़ों ने कहा जाओ तुम्हें हम बचा लेंगे। अब भी ये सूरत हाल है कि कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। जितने हमने सबूत देखे, जितना हमने वो सब कुछ देखा है, मुझे खदशा है, मैं बदगुमान नहीं हूँ, मुझे खदशा है कि सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। ये फिर एक बार फिर उसको इस जुर्म को जारी रखने का मौका दिया जाएगा, इसलिए कि इस तरह के मौके माजी में बहुत बड़े जराइम पेशा अफराद को मिलते रहे हैं। क्या हो रहा है, यानी आप क्या कर पाए? उन 300 आदमियों का जो बल्दिया फैक्ट्री में मर गए थे उनका आपने क्या कर लिया? जिन लोगों को उज़ैर ने मारा था उन लोगों का आपने क्या कर लिया? आपने और लोगों का, जितने यहाँ कराची में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे बेचारे, उनका आपने उनके घर वालों के लिए क्या कर लिया या उनको क्या सज़ा दे दी? कुछ नहीं करते हैं। देखें, इस स्टेट के इंस्ट्रूमेंट से, स्टेट के इदारों से बेपनाह शिकायत हैं, उनसे भी शिकायत हैं, लेकिन जो इंसाफ देते हैं उनसे भी शिकायत हैं। वो अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए आपको क्लू मिलता है तो आप उसको उठाकर रिहा कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत का अंबार भी होता है तो उसमें भी आप क्लू तलाश करते हैं कि हम इसको किस तरह से बचाएं, तो फिर जराइम होते रहेंगे। लेकिन लगाई साहब, हमारी सोसाइटी में जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और रेप केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बदतरीन मुआशी नाहमवारी जो है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी नाहमवारी, समाजी नाहमवारी, इंसाफ की नाहमवारी, आपका दोहरा मुनाफिकाना निज़ाम जो है इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। इसलिए कि सारी की सारी सोसाइटी के अंदर वो जो जितने भी ख़राब एलिमेंट्स थे उन्होंने एक जगह बना ली है और उनको अपना एक ठोस मकाम दे दिया गया है। आप जमे रहें, पीसते रहें, आप लोगों को करते रहेंगे जो कुछ आपने किया है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। क्या किया था जिन लोगों ने, 16 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ, मुख्तारा के साथ किया था, बाइज्जत बरी होकर घरों में बैठे हुए हैं। क्या कर लेंगे यार आप? किसी का क्या इंसाफ मिलता है यहाँ?
लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि हम जिसके पास भेज रहे हैं ये इंसान है या दरिंदा है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या भेड़िया बैठा हुआ है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या शैतान बैठा हुआ है, इसको पता होता है। आप बच्चे हैं, आप दफातर में आते हैं, आपको पता होता है हमारा इंसानों से वास्ता पड़ेगा, ऐसा ही है। तो हम काम करते हैं, हमारा एक एनवायरनमेंट होता है। क्या इस तरह का एनवायरनमेंट उन जगहों पर नहीं हो सकता है? क्या वो बच्चे जो है उनका ट्रस्ट ब्रीच करते हैं आप माँ बाप का, जो आपके पास अपने बच्चे भेज देते हैं, और ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, किसी अखलाकियात में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन लोग रियायत ले जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।